मारे वो धीरे धीरे, घायल हुआ रे मैं धीरे धीरे, और तुम चाय लाए मुझको पिलाए। कॉमेडी की बात हो सर और कपिल शर्मा का नाम ना आए सर, ये थोड़ा मुश्किल लगता है सर। अर्ज किया है, अर्ज किया है, दिल चीज क्या है आप मेरी। हैदराबाद डायरी सर, जी जी जिसपे आपका एक कैरेक्टर था शरफू भाई करके जी सर। जी बिल्कुल। राह में उनसे मुलाकात हो गई। हो गई, क्योंकि हमने 25 से 30 फिल्मों में काम किया। जी सर, हैदराबादी सितारे जी, तो सर उसमें आप लोगों का इंटरव्यू करते हैं, लेकिन आज मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ सर। कभी हेकला बन के हमने लोगों को हंसाया, कभी खुनखुना बन के, डिफरेंट डिफरेंट शेड्स में हमने काम किया। ये क्या हुआ कैसे हुआ। आदाब नाजरीन, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के डिजिटल प्लेटफॉर्म MCJ मानू में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका होस्ट शहाब अजहरी और आप देख रहे हैं हमारा ख़ास पॉडकास्ट उर्दू मीडिया 2.0। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद है जो हैदराबाद के कॉमेडी सीन में एक अलग पहचान रखते हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और अपने यूनिक हैदराबादी अंदाज से लोगों के दिल जीते हैं और सियासत टीवी के मशहूर प्रोग्राम हैदराबादी सितारे से भी जुड़े हुए हैं। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है खैरुद्दीन बैग जानी सर। सर, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। बेहद बेहद शुक्रिया शाहब अजहरी साहब, आपने हमें याद किया और हमारी बेकार फजूल की बातें सुनने के लिए आप यहाँ पर मुझे मदऊ किया, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उर्दू मीडिया 2.0 का, जो हमारी जो दिल की बातें हैं वो सुनने के लिए आपने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया या फिर मदऊ किया। चलिए सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं, क्योंकि आप सवाल कीजिए, मैं कुछ जवाब देने की कोशिश करता हूँ। जी सर। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका पूरा सफ़र कैसा रहा, आप कॉमेडी से एक्टिंग तक में कैसे आए सर? भाई देखिए, आर्टिस्ट जो होता है वो बचपन से कुछ ना कुछ उसके अंदर आर्टिस्टिक कीड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है, जो मेरे पास भी था। मैं बचपन से प्लेस देखा करता था और बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी, और ख़ास तौर पर कॉमेडी प्ले बहुत ज़्यादा मैं तवज्जो के साथ देखता था, जिसकी वजह से ये फील्ड तक आ पहुंचा। शुरुआत ऐसे हुई कि हमारे जो फूफीजाद भाई लोग थे वो शौकिया तौर पर प्लेस करते थे, ड्रामे करते थे। उस ज़माने में ड्रामों का चलन बहुत ज़्यादा था, तो उसमें एक मुझे कैरेक्टर दिया गया जो मैं लगभग 5-6 साल का था। चुन्नू का कैरेक्टर, हैदराबाद का एक मशहूर प्ले है अदरक के पंजे, उसमें एक चुन्नू का कैरेक्टर है। वही कैरेक्टर उन्होंने मुझे दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बखूबी निभाया। वहाँ से मेरा हौसला बंधा और फिर आगे बढ़ा। लेकिन फील्ड में यानी फिर हम आगे बढ़ते गए, ऐसा नहीं। उसके बाद तालीम का सिलसिला भी शुरू हुआ, फिर उसके बाद वो जो हमारा फन था वहीं पर रुक गया। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि मेरे वालिद मोहतरम, मैं जब 7th में था, इंतकाल कर गए। तो हमारे पास कोई सोर्सेस नहीं थे, क्योंकि मैं अकेलौता हूँ, ना मेरे भाई है ना बहन है। तो बहरहाल वालदा मोहतरमा का मैं अकेलौता बेटा, जब ये हालात बन पड़े तो बहरहाल मैं थोड़ा सा गमज़दा रहा करता था। उसी दौरान हमारे मोहल्ले में एक मुंशी जी, बल्कि जो बहुत ही पुराने किस्म ख्यालात रखने वाले थे, वो मैं जैसे जैसे, क्योंकि वालिद का गम आप सभी जानते हैं कि कैसा होता है, वो गम से निकालने के लिए बोलते थे, भाई तुम आर्टिस्टिक तौर पर भी आ सकते, आप भी खूब हंसा सकते, कुछ नखाली कर सकते, सारी चीज़ें आपके पास भी टैलेंट है। तो बहरहाल वो चीज़ मेरे लिए थोड़ी सी टर्निंग पॉइंट का काम किया। और फिर मैं जब 8th में था हाई स्कूल में, तो तब
मैं जब भी फ्री पीरियड होता या क्लास का जो फ्री पीरियड होता उसमें अगर टीचर वगैरह नहीं आए तो फिर नखाली किया करता था, जोक्स लतीफ़े सुनाता था। लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, मतलब स्टूडेंट्स हमारे जो साथी थे उसमें हम थोड़ा सा फेमस हो गए। उसी दरमियान में मुझे ऐसे ही मौका मिल गया रेडियो के ज़रिए, क्योंकि आर्टिस्टों को तो हम देखते थे, क्योंकि फिर हमारे ख़ानदान में खुद कुछ प्ले वगैरह होते थे। वो रेडियो के ज़रिए मेरी शुरुआत हुई। ऑल इंडिया यंग राइटर्स एकेडमी जो बहुत ही मशहूर है, उसमें मुझे मजमून पढ़ने के लिए सैयद फाजिल हुसैन परवेज साहब, जो बहुत ही मशहूर सहाफ़ी है, गवाह के एडिटर हैं, जो मुझे उन्होंने मौका दिया। इत्तेफाक की बात यह हुई कि जो तकरीर थी वो करीब 7 मिनट की थी, लेकिन ये जो ड्यूरेशन था सिर्फ 2 मिनट हमें जो मौका मिला। तो बोले भाई आप तकरीर तो नहीं कर सकते, तो कुछ जोक लतीफ़े सुना दीजिए। तो वहाँ पे मैंने जोक लतीफ़े शुरू किए और लोग भी हंसे, वहाँ पे जितना भी स्टाफ था वो काफ़ी खुश हुआ। उसके बाद फिर सिलसिला चलता रहा और फिर क्योंकि हमारे पास सोर्सेस नहीं थे, कमाई का कोई ज़रिया नहीं था, तो मैं प्राइवेट ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाया करता था, क्योंकि मैं गुज़र बसर का भी मसला, क्योंकि वालिद मोहतरम गुज़र चुके थे। तो लेकिन बहरहाल ये सिलसिले को हम आगे यूं ही बढ़ाते रहें और इत्तेफाक की बात ये हुई कि इंटर में मैं एक जॉब के लिए, ख़ास बात आपको बता रहा हूँ, जॉब के सिलसिले में मैं एक जगह पहली मर्तबा फर्स्ट डे था मेरा, वही सुबह 9:30 बजे हम पहुंच गए। 5 बजे तक लंच भी नहीं किया, जो भी काम दिए वो ऑफिस में करता रहा। फिर मेरे दोस्त बोले, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे अब्दुल्ला जुबैदी साहब, जो हमारे बचपन के दोस्त हैं, उनके पास आया, भाई मैं ऐसा नया ज्वाइन कर लिया हूँ नौकरी, फला फला। अरे भाई खाना नहीं, बस वो काम करता रहा। फिर शाम में मेरे को इत्तेफाक से शो मिल गया। तो भाई शो में जो रात में शो था उसमें जो मैंने 1 मंथ की सैलरी बात की थी वो सिर्फ एक शो में मुझे मिल गई। वो सारी की सारी सैलरी एक ही दिन में मिल गई शो के जरिए। तो बोला भाई ये काम तो बहुत ज़बरदस्त है, अगर मैं नौकरी करूँगा 30 दिन तक इंतज़ार, उसके बाद क्या मिलेगा क्या नहीं पता नहीं, फिर बीच में हम छुट्टी लेते हैं या फिर कहीं और घूमने जाएंगे, कुछ भी करेंगे। तो बहरहाल फिर मैं बोला नहीं, इसको हम कंटिन्यू करें तो कैसा रहेगा, ये सोच के बहरहाल मैं ये फील्ड में आ गया। जी। तो सर आपके करियर का क्या यही टर्निंग पॉइंट था जहां से आपको लगा कि नहीं मुझे इसी इंडस्ट्री में रहना चाहिए? बिल्कुल, देखिए जो आदमी के पास टैलेंट होता है, बिल्कुल, देखिए टैलेंट कहीं ना कहीं आपका जो प्लेटफॉर्म होता है उस पर परफॉर्म करना होता है। तो इत्तेफाक की बात है कि मुझे मौका मिल गया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ पे परफॉर्म किया, लोगों को भी पसंद आया, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ। सर जब आपने शुरुआत की थी सर, उस टाइम पे जो प्लेटफॉर्म थे सर और जो मौके थे वो आज के मुकाबले कैसे थे सर? बिल्कुल उस जमाने में ना के बराबर थे, ये अलग बात है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। मैं आपको बता रहा हूँ कि एज ए कॉमेडियन मैंने अपने आप को प्रूव करने के लिए काफ़ी टाइम दिया, क्योंकि हमारे बहुत सारे सीनियर्स थे। उसकी जिंदा मिसाल मैं दे सकता हूँ, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज सीजन 1 जो 2005 में पहली मर्तबा पूरे हिंदुस्तान भर से 50 कॉमेडियन सेलेक्ट हुए थे, जिसमें 10 कॉमेडियन हैदराबाद से थे। तो आप अंदाजा कर सकते कि हमारे पास कितने सारे कॉमेडियन रहे होंगे। अब खैर धीरे धीरे करके एक अल्लाह को प्यारे भी हो गए और कुछ रिटायरमेंट भी ले चुके हैं। 3-4 लोग बचे हुए हैं जो आज परफॉर्म कर रहे हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। तो बहरहाल पहले कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, क्योंकि स्टेज पे उतने ज़्यादा मौके नहीं मिलते थे। उसके बावजूद भी आपका जो शौक़ होता है वो थोड़ा सा सब्र आजमा होता है, उसके बाद ही आपको मौका मिल जाता है। वो प्लेटफॉर्म मिलने के लिए थोड़ा सा आपको सुकून से
इंतजार भी करना पड़ता है। जी सर। शायद मेरा इंतजार अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह आज देख रहे हैं आप, जी सर, बिल्कुल। क्योंकि पहले के बनिस्बत अभी आपके पास टैलेंट है तो आप एक ही दिन में आप बादशाह बन सकते हैं, राजा बन सकते हैं। लेकिन उस दौर में क्योंकि आपके पास कोई स्कोप नहीं होता, प्लेटफॉर्म्स नहीं होते, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आती हैं। क्योंकि देखिए, अपने आप को प्रूफ करना पहली मर्तबा, उसके बाद फिर होता ये कि आप जब पॉपुलर हो जाते हैं तब दूसरे ऑर्गेनाइजर तक वो बात पहुंचती है, फिर तीसरे ऑर्गेनाइजर तक, तो धीरे धीरे उसको टाइम लगता है। लेकिन आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया आने की वजह से आप रातों रात हिट हो जाते हैं, अगर आप में कुछ है तो। बिल्कुल सर। उस दौर में कुछ रहे भी तो आपको काफी वक्त लगता है, जिसकी वजह से भी आपको शोज बहुत कम मिलते हैं, धीरे धीरे मिलते हैं। आज वैसा नहीं है जी। सर, आपने हैदराबादी कॉमेडी का भी दौर देखा है सर, तो उस कॉमेडी में और अभी के जो कॉमेडी है सर, इसमें क्या फर्क है सर? बिल्कुल बहुत ज्यादा फर्क है। ट्रेंड के हिसाब से सारी चीजें तब्दील होती है। ट्रेंडिंग में जो चीज होती है, देखिए पहले के दौर में जो हम कॉमेडी आइटम्स, हम या हमारे सीनियर्स, पंच लाइन काफी टाइम के बाद आती थी। अभी बैक टू बैक आप पंचेस देना पड़ता है, जिसे हम कंटेंट कॉमेडी भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल कंटेंट कॉमेडी का रिवाज है। और अगर आप वो चीज को जहन में रखकर उसी तरह के आइटम पेश करें तो लोग सुनेंगे। अभी लोगों में उतना इंतजार करने का उतना मादा नहीं है। पहले के लोग आराम से, अब मैं आपको उसकी जिंदा मिसाल बताता हूँ। उस जमाने में फिल्में बनती थी, संगम आपने देखी होगी, शायद आपने सुनी भी होगी। 2 इंटरवल थे। मुगल आजम जब फिल्म रिलीज हुई तो लोग जो है टिफिन ले लेके लाइन में बैठते थे, भाई ये शो नहीं तो फिर सेकंड में हम ट्राई करेंगे, जब टिकट मिलेगा तब देखेंगे, क्योंकि एंटरटेनमेंट के जराए नहीं थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह एंटरटेनमेंट के इतने जराए हैं कि आप मोबाइल ऑन कीजिए, आपको जो दिल बन पड़ता है या जो दिल मांगता है वो फौरी चीजें आपको मैसर हो जाएंगी। पहले के दौर में ऐसा नहीं था, ये है। और इसी लिहाज से मैं आपको बता रहा हूं कि कंटेंट कॉमेडी का रिवाज है। अगर आप ज्यादा पंचेस वाले आइटम नहीं पेश करते हैं तो लोग थोड़ा सा बोर हो जाएंगे, फिर उसके बाद सेकंड टाइम आपको वो शो वाले बुलाएंगे नहीं जी। तो सर, आज के जो कॉमेडियंस है सर, आपको क्या लगता है वो कंटेंट से ज्यादा वायरल होने पे फोकस करते हैं? बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए, हर आदमी का एक गोल होता है, वो सबसे पहले हिट होना चाहता है। बिल्कुल सर। हिट होने के बाद ही वो बाद में अपने काम पे फोकस करता है। लेकिन देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा, दोनों चीजें अपनी जगह बराबर है। अगर आप हिट होते हैं तो काम आपको बहुत ज्यादा मिलता है, उस बुनियाद पर आप अपने तौर पर बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। एक, अगर आपके पास जबरदस्त मटेरियल है, बेहतरीन कंटेंट है और आप आराम के साथ कोई भी चीज तैयार करते हैं तो वो चीज लॉन्ग रन में हम प्रेजेंट कर सकते हैं और लॉन्ग रन हमारी ये चीज चल सकती है। अब रहा सवाल, भाई हिट होने का तो हर एक को शौक होता है, बिल्कुल सर। चाहे आप हो या मैं हो, है ना। रातों रात हिट होना चाहता है, और आजकल का दौर ही ऐसा है कि भाई वो हिट की तरफ ज्यादा तवज्जो दे रहा है। लेकिन एक बात है, अगर आप हिट भी हो जाएं, सेकंड टाइप हिट होना कोई जरूरी नहीं होता, क्योंकि सोशल मीडिया किसी का हुआ है ना होगा। कोई भी चीज लाइफ में एक मर्तबा ऐसी चीज हो जाती है जिसकी वजह से आप हिट हो जाते हैं, उसके बाद फिर आपको इंतजार करना पड़ता है। अब देखिए, आपने देखा होगा, मैं भी इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहता हूँ, बहुत सारी चीजें आपने देखी होगी। तो कोई एक रील बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है, फिर भागती है, और कोई आपसे उससे अच्छा उसमें कंटेंट होता है, लेकिन आपको पसंद आता है। लोगों को, ऑडियंस को पसंद आना कोई जरूरी नहीं है। यस सर। ये है सोशल मीडिया का कमाल। सर, टीवी पे परफॉर्मेंस करना और लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना सर, दोनों में क्या अंतर है सर? भाई आसान सी बात है, टीवी में आप
जितने चाहे उतने कट जी सर। ले सकते हैं। अब ये स्टेज का ऐसा मामला है, वन टेक वरना घुटने टेक। ऑडियंस का मिजाज के हिसाब से आपको आइटम देना पड़ता है, कॉमेडी करना पड़ता है। पहली मर्तबा अगर आप स्टेज पे जाए, अब ऑडियंस क्या चाहती है उनको थोड़ा सा टेस्ट करना पड़ेगा, भाई ये क्या सुनना चाहते हैं, क्योंकि तरह तरह की ऑडियंस मिलती है। क्योंकि मैं तो बहुत सारे इवेंट्स, कॉर्पोरेट शोज करता हूँ, उसमें तरह तरह की ऑडियंस आती है, तो उनको लेके चलना पड़ता है। तो कोई एक ऐसा यूनिक आइटम आप पेश करें जो हिंदुस्तान भर में पॉपुलर है, ना लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो, ना समझने वालों को देर लगे। ये सारी चीज़ें अगर आप में वो चीज़ आ जाए, यानी ऑडियंस परखने की कला, तब आप बहुत लॉन्ग रन और लॉन्ग टाइम आप चल सकते हैं। सर आपका सियासत टीवी पे एक बहुत ही मशहूर प्रोग्राम आता है सर, हैदराबादी सितारे। जी। तो सर उसमें आप लोगों का इंटरव्यू करते हैं, लेकिन आज मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूं सर। तो आपका ये रिवर्स रोल कैसा फील हो रहा है सर? बस फील ये हो रहा है कि मेरी जगह आप बैठ गए हैं, जी सर। आपकी जगह मैं बैठ गया हूँ, और जी। कुछ भी नहीं। क्योंकि देखिए, हैदराबादी सितारे अल्हम्दुलिल्लाह 300 एपिसोड मुकम्मल कर चुका है। ऑडियंस की मोहब्बत, प्यार, खुलूस, और स्पेशली थैंक्स जनाब आमिर अली खान साहब जो सीईओ सियासत टीवी है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और उनके वालिद मोहतरम इज़्ज़त माब वाली जनाब जाहिद अली खान साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस शो के ज़रिए, कि उन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया। और हमारी हैदराबादी सितारे की सारी टीम का भी शुक्रिया, क्योंकि हर हर कदम पर इन्होंने हमारा साथ दिया। आप जानते हैं कि जब मैं गेस्ट बन के यहाँ पर आया हूँ तो आपको मैंने कितना सताया, तो ऐसे ही मैंने 300 गेस्ट को बुलाया तो वो लोगों ने मुझे कितना सताया होगा। क्योंकि आने में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, कुछ ना कुछ अपने एक्टिविटीज़ होते हैं, कुछ ना कुछ मसरूफियत होती है, जिसकी वजह से गेस्ट आ नहीं पाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप कोई भी शो को होस्ट करते हैं, कोई भी शो को चलाते हैं, एक साथ 300 एपिसोड तक जाना ये कोई मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन काम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। और फिर हमारे साथी आर्टिस्ट, जितने भी आर्टिस्टिक ब्रदरी है, उनका भी शुक्रिया कि जिन्होंने हमारा साथ दिया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबादी सितारे कंटिन्यू में चल रहा है। सर आप इंडिया से बाहर भी बहुत परफॉर्मेंस कर चुके हैं सर, जैसे बिल्कुल। गल्फ कंट्री में सर। बिल्कुल। तो उसमें आपने कहीं कहा था सर कि हैदराबादी कॉमेडियंस के लिए कोई गॉड फादर नहीं होता है। बिल्कुल गॉडफादर नहीं होता, 100%। देखिए, अगर गॉडफादर होता तो हम भी वो लेवल तक जा पाते। अभी कॉमेडियन मैंने जो कहा है परफेक्ट है, क्योंकि गॉडफादर होने से होता ही है कि आपको काम आसानी से मिल जाता है। उसके बाद फिर आप अपना हुनर बता सकते हैं, फिर आप अपना जो भी लेवल है जहां तक हो सकता है हम जा सकते हैं, ऐसा है। लेकिन आप इतनी देर से गुफ्तगू कर रहे हैं, कोई आइटम नहीं सुना आपने। बस यही आपसे अरे पूछने वाले थे सर अरे कि आप अपने कॉमेडी का कोई एक आइटम सुनाइए सर। तो बहरहाल देखिए, बहुत सारे आइटम्स हो जाते हैं। गाने आप सुनते हैं, जी सर। मैं भी सुनता हूँ। अगर आप कॉलेज के पीरियड में हैं तो किशोर कुमार के गाने गुनगुनाते हैं। प्यार मांगा है तुम्ही से, न इनकार करो, पास बैठो जरा, न इनकार करो, प्यार मांगा है तुम्ही से। लड़की फिदा, दोनों शादीशुदा। शादी के 5 साल के बाद यही बंदा मोहम्मद रफी साहब के गाने गुनगुनाता है। जी सर। मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए, मैं अकेले यूं ही मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए। और 5 साल बीतने के बाद बीवी का निशाना पक्का हो जाता, जिधर फेंक के मारती लगता। एक कोने में बैठ के मुकेश के गाने गुनगुनाता है। मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़। और 5 साल बीतने के बाद कुमार सानू के गाने गुनगुनाता है। मेरे हालात ऐसे हैं
कि मैं कुछ कर नहीं सकता, आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो, जिंदगी खफा खफा और तुम चोट खाने की बात करते हो। सर आप कॉमेडियन और एक्टर के साथ साथ सिंगर भी आज पता चला सर। अरे क्या बात है भाई, देखिए जो अच्छा सिंगर होता है बहुत अच्छा कॉमेडियन भी होता है, क्योंकि देखिए मिमिक्री में होता है कि वॉइस मॉड्यूलेशन का बहुत अहम रोल होता है। उस जमाने में हम मिमिक्री भी करते थे, राजेश्वर तुम जानते नहीं हो हमारे 14 घर है, तो बहरहाल बहुत सारी चीजें मिमिक्री। अरे भैया गम्मा उघाड़ के आज यहाँ पे आए होय 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 होय। तो ये बहुत सारे मैं मिमिक्री आइटम्स भी पेश करता था। जी सर आपकी इतनी अच्छी आवाज है सर, इतना अच्छा गाते हैं सर, आप फिर कॉमेडी में क्यों आए सर? आप तो सिंगिंग के लाइन में भी जा सकते थे सर। बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। एक पीरियड ऐसा आया, क्योंकि एज ए कॉमेडियन तो हम लॉन्च हो चुके थे। जी सर। अब फिर आपने ये सवाल नहीं पूछा कि भाई आप एंकर कैसा बने हैं, तो अब उसका जवाब मिल जाएगा आपको। आपने बताया कि भाई आपकी आवाज अच्छी है, तो फिर कॉमेडियन, फिर शक्ल से भी अच्छा ही हूं मैं, माशाल्लाह। बिल्कुल सर, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, क्योंकि ऊपर वाले की मेहरबानी से शक्ल सूरत से भी अच्छा ही हूं। तो वो लिहाज से मैं आपको बता रहा हूं कि एक पीरियड ऐसा आया कि कॉमेडी लोग उतना ज्यादा दिलचस्पी से सुन नहीं पा रहे थे, क्योंकि फिर कंपटीशन भी बहुत ज्यादा था। तो हमने भाई तबाह आजमाई की कि भाई एंकर, एज ए एंकर भी हम, जिस तरह एक जमाना था आपने शायद देखा होगा, टेप रिकॉर्ड में 3-1 का ऑप्शन होता था। कैसेट डाल के आप, फिर रेडियो, फिर रिकॉर्ड, तो तीन तीन चीजें हम एक साथ कर पाते थे। तो एक आदमी में, एक आर्टिस्ट में 3 कला अगर हो, तो आपको अगर एंकरिंग की जरूरत है तो के बी जानी हाजिर है, कॉमेडियन की जरूरत है के बी जानी हाजिर है, गानों की जरूरत है, सिंगर की जरूरत है तो भी के बी जानी हाजिर है। तो वो हमने मसाला तैयार किया। तब से हम गानों की तरफ भी मायल हुए, गाना गाने लगे, और फिर एज ए एंकर भी आ गए, तो जिसकी वजह से हमको बहुत ज्यादा फायदा हुआ और बहुत सारे शोज हमको धड़ाधड़ मिलने भी शुरू हुए। ये है सर आप एंकर, कॉमेडियन और अब तो सिंगर भी कह सकते हैं सर। बिल्कुल, उसके एक्टर। इनके साथ साथ आप एक्टर भी है सर, और आपने सर हैदराबादी फिल्मों में बहुत एक्टिंग की है सर। जी तो बिल्कुल, हैदराबादी फिल्मों से रिलेटेड आप कुछ बताइए सर। कि बिल्कुल हैदराबादी फिल्मों के मुतालिक हम बहुत सारी चीजें हम बता सकते हैं, क्योंकि हमने 25 से 30 फिल्मों में काम किया जी सर। और बिल्कुल मुख्तलिफ रोल किए। कभी हेकला बन के हमने लोगों को हंसाया, कभी खुनखुना बन के, डिफरेंट डिफरेंट शेड्स में हमने काम किया। एक तरह का रोल हमने कभी नहीं निभाया, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। अब आप रुक रुक के जो बात करते हैं, जो आदमी रुक रुक के बात करता है, जिसे हम हेकला भी कहते हैं हैदराबादी लैंग्वेज में, तो इस पर मुझे एक आइटम याद आया। जो आदमी रुक रुक के बात करता है वो गाना किस तरीके से गाएगा। तो अब ये रुक के अनाउंसर साहब आइए, हमारे बीच आ रहे हैं बहुत बड़े सिंगर खुनखुन खुनखुन खान। तो इन्हों आए, आके इन्हों शुरू हो गए हमारे अरे बोलता क्या करता, गाओ ये क्या गाना गा रहा हूं, कौन सा, अरे बोलता नहीं, अब ये गा रहा है पुराना गाना, फूलों की कहानी बहारों की, तेरा अदब हो गया, दिल मूछ में है ना हम। तो ऐसे ऐसे कैरेक्टर, एक कैरेक्टर मैंने किया था गुल्लू दादा 3 में, ऐदी खसम का, बिल्कुल लेजी आदमी, वो किस तरीके से बात करेगा। तो एक लेजी आदमी का मुझे एक जोक याद आया। जो लोग
ऐदी होते हैं, लेजी होते हैं। Yes, sir. तो एक आदमी बहुत ऐदी किस्म का था, लेजी किस्म का था, ये फंक्शन में पहुंच गया। हेलो, हाँ क्या है, लॉन में खड़ा हुआ है, भाई 1 मिनट आना था, कहाँ बोल रहे हैं, अंदर आओ। अबा उतनी अंदर मैं आना, फिर जरा प्लेट में परोस दो ना। क्यों, जरा मैं खा लेता हूं। बहुत लेजी किस्म का था। अब वो बेचारा सवाब की खातिर प्लेट में लाके दे दिया। अब फिर से घूरना शुरू कर दिया। अब क्या है, जरा मिला दिए तो अच्छा था। मिला दिया, फिर जरा खिला दिए तो अच्छा था। तो इस तरह का लेजी आदमी, मान लो हेयर सैलून चला जाए, बार्बर के पास जाके दम कर रहा, बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। Yes, sir. हमारे क्या हुआ, आइए चेयर पे। अब मैं अंदर आऊं, फिर क्या मैं बाहर आऊं? अगर आपको शेविंग कटिंग बनाना है तो अंदर आना पड़ता। Yes. अब आके बैठ गया चेयर के ऊपर, सर नीचे है, बार्बर साहब क्या बनाओ? आवाजा मत कर भाई, क्या बनाना क्या है आपको, शेविंग या कटिंग? अरे बाबा मेरे को शेविंग बनाना है। ऐसा सर नीचे रखे तो आपका शेविंग बनता? क्या करो हो रहा, सर उठाओ आप। अबा सर कौन उठाते रे, ऐसा है तो कटिंग कर देखते। बहुत ज्यादा ऐदी आदमी था। तो बहरहाल इस तरह के, और मैंने हैदराबादी इंडस्ट्री में जो कदम रखा, मैंने जो जिक्र किया ऑर्केस्ट्रा लाइन का, तो हमारा एक ग्रुप था मास्टरपीस ऑर्केस्ट्रा, जिसमें हैदराबाद के बड़े ही लेजेंड सिंगर मोहम्मद उस्मान साहब और हैदराबादी फिल्मों के यूं कहिए सुपरस्टार अदनान साजिद खान जो सिंगर थे हमारे ग्रुप में। बाद में उन्होंने भी एक्टिंग फील्ड में छलांग लगाया और उन्होंने एफएम फिल्म जो बहुत ज़्यादा हिट हुई उनकी, सुपर हिट, और वो हीरो बने। तो वो हमारे दोस्त थे, तो वो तो खैर फिल्मों में चले गए थे। अब मैं बाद में उनसे मिला तो अदनान साजिद खान साहब के ज़रिए मैंने हैदराबादी फिल्मों में छलांग लगाई बोलिए, या फिर हैदराबादी फिल्मों से जुड़ा। तो मैं इस शो के ज़रिए अदनान साजिद खान, गुल्लू दादा का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिनकी बदौलत मैं हैदराबादी इंडस्ट्री से जुड़ा और बहुत सारी फिल्मों में इनके ज़रिए बहुत सारे जो एक्टर्स हैं हमारे को आर्टिस्ट, अजीज़ नासिर जो हमारे अच्छे दोस्त हैं, मस्त अली, सलीम फेकू, इस्माइल भाई, अकबर बिन तबर, आर के मामा, अल्ताफ़ हैदर साहब, बहुत सारे जितने भी आर्टिस्ट हैं, अबू खलील साहब जो हमारे साथ में गुल्लू दादा रिटर्न्स में थे, उनके साथ मैंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया। सर, अगर हैदराबादी फिल्मों की अब बात करें तो सर क्या ऐसी वजह है सर कि अब हैदराबादी फिल्में बहुत कम आ रही है या नहीं आ रही है सर? जब इसी के मुकाबले में अगर हम देखें सर, जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री है सर, तो वो फिल्में अभी भी चल रही है सर, जी, लेकिन हैदराबादी फिल्में बंद हो गई है लगभग। बिल्कुल सही आपने गेस किया और सही कहा। ये तो देखिए, बॉलीवुड हो या टॉलीवुड हो या फिर जब से कोविड का दौर हम देख चुके हैं, उसके बाद सोशल मीडिया ने ऐसा धमाल मचाया, सोशल मीडिया ने ऐसा घर कर लिया कि अभी ये हर इंडस्ट्री पे असरअंदाज हुआ, जिसकी अहम हैदराबादी इंडस्ट्री भी हम बोल सकते हैं कि हैदराबादी फिल्मों पर भी बहुत काफ़ी असर हुआ। उसके बाद कोई फिल्में बन नहीं पा रही हैं, और बनती भी हैं तो रिलीज होने का बहुत मुश्किल हो गया है। इसका रीज़न ये है कि हैदराबादी फिल्में अगर आप बना भी लें तो रिटर्न्स नहीं आ पाएगा, क्योंकि लोग थिएटर तक आना नहीं चाहते। पहले होता ये था कि सिंगल स्क्रीन थे, अभी मल्टीप्लेक्स का दौर हो गया है, और फिर जो चार्जेस बढ़ गए हैं, टिकट्स के रेट्स बढ़ गए हैं। अगर आप वीकली वंस टाइम अगर जाते हैं तो कम से कम 1000 रुपीज़ का तो आपको खर्चा लगेगा। आप वही आप मोबाइल ले लीजिए, स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी है, आप लगा लीजिए आराम के साथ। आप जहां पर भी रोकना है रोक सकते हैं, जहां स्टार्ट करना है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो इससे बहुत सारा असर हुआ है, और साथ साथ
भोजपुरी का जहां तक ताल्लुक है, वाकई जो है भोजपुरी और हैदराबादी इंडस्ट्री एक साथ स्टार्ट हुए थे, लेकिन भोजपुरी की जो ऑडियंस है वो हैदराबादी फिल्मों से ज्यादा है, उसका रीच भी बहुत अच्छा है और वो फिल्में जबरदस्त बनती है, उसमें गाने भी होते हैं और लोग बहुत शौक से देखते हैं। अब हैदराबादी फिल्मों का ऐसा है कि गाहे माहे ही लोग रह गए हैं जो खासतौर पर थिएटर पर आके फिल्में देखते हैं। जी। अभी उतना इंटरेस्ट नहीं रहा। और फिर आपको खास बात बताऊंगा कि ये फिल्में रुकने का रीजन ये है कि अभी यूट्यूब का जो चलन है, यूट्यूब चैनल्स जो आ गए हैं हैदराबाद में, जो हैदराबादी कंटेंट वो वीकली वंस टाइम कोई ना कोई चैनल के जरिए आपको वो मवाद, वो चीज़ें मिल ही जाती है जो लोग यूट्यूब चैनल देखकर वो चीज़ें हंस लेते हैं। फिर आप यूं कहिए कि भाई उनका एंटरटेन हो रहा है, जिसकी वजह से भी हैदराबादी फिल्मों पर असर हो रहा है। और फिर लोगों का कहना है कि उस तरह की फिल्में अभी नहीं बन पा रही है। तो देखिए, कंटेंट का जहां तक हम सवाल करेंगे तो उतना कंटेंट कहां से लाएंगे भाई? आप जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, आप कंटेंट आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा। तो मेरा यही वजह है कि हैदराबादी फिल्में अभी बहुत ना के बराबर हो गई है। सर, सोशल मीडिया और कैरेक्टर के हवाले से अगर बात करें तो सर एक चैनल है सर, हैदराबाद डायरी सर, जी जी जिसपे आपका एक कैरेक्टर था शरफू भाई करके जी सर। जी बिल्कुल। तो वो कैरेक्टर बहुत ही फेमस था सर, तो उसके बारे में फेमस बताइए है, सर। बिल्कुल फेमस सर। है, था नहीं, बिल्कुल फेमस है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद डायरीज में शरफू का जो कैरेक्टर है, मैं समझता हूँ पिछले 4 साल से इस चैनल से जुड़ गया हूँ मैं, और उसके लिए स्पेशली थैंक्स हैदराबाद डायरीज की पूरी टीम, स्पेशल शाहरुख, अबरार, फिर हमारे फिर से अदनान साजिद खान साहब, जिसकी बदौलत मैं हैदराबाद डायरीज में हूँ और वो कैरेक्टर मैं प्ले करता हूँ। वो कैरेक्टर इतना फेमस है, इतना पॉपुलर है। अब आज मैं जहाँ भी फंक्शंस अटेंड करता हूँ तो बच्चे, बूढ़े, सारे लोग जो है उस कैरेक्टर की वजह से बहुत 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 मुझसे आके मिलते हैं, फोटोज लेते हैं, सेल्फी लेते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उस कैरेक्टर की मांग बढ़ गई है और लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो स्पेशली थैंक्स शाहरुख, अबरार, अदनान साजिद खान साहब, अल्ताफ भाई, हमारी पूरी टीम जितने भी है, खाला है, अभी जो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, और स्पेशल थैंक्स कि उसकी बदौलत मुझे आज तकरीबन जगह जाना पड़ता है और लोग बहुत ज़्यादा जान भी रहे हैं उस कैरेक्टर की वजह से। सर एक सीरियस क्वेश्चन है सर कि अगर हैदराबादी कंटेंट को हम उससे रिलेटेड बात करें तो क्या आपको लगता है सर कि जितनी हैदराबादी एक्टर को जो है सर पहचान मिलनी चाहिए थी, इनके कंटेंट को पहचान मिलनी चाहिए थी सर, वो नहीं मिल रहा है इनको? हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं पहचान इन द सेंस, देखिए इंडस्ट्री कायम हुई और अभी धीरे धीरे सोशल मीडिया की वजह से वो चीज़ खत्म होती जा रही है। तो जो पहचान जो जितनी मिलनी थी वो तो मिल चुकी है ऑलमोस्ट। अब आपका कहना यह है कि इसके जरिए बॉलीवुड तक भी हमारे एक्टर्स पहुंचना चाहिए था, बिल्कुल जो सर। नहीं पहुंच पाए। तो उसमें अहम रोल मैंने जिस तरह बताया था कि गॉडफादर का ना होना भी एक अहम माना जा रहा है। अगर कोई हमारे जो भी जानने वाले होते या फिर हमारे हैदराबाद से रिलेटेड कोई शख्स होता, वहाँ तक वो चीज़ पहुँचा पाता, तो शायद इंडस्ट्री से बहुत सारे लोग जुड़ सकते थे। लास्ट टाइम जो एक अनाउंस हुई थी एक फिल्म साजन चले ससुराल, जिसमें हैदराबादी इंडस्ट्री के मशहूर गुल्लू दादा को उन्होंने साइन किया था। तो साजन चले ससुराल पार्ट 2 बनने वाली थी, जिसमें मैं समझता हूँ हीरो शायद अभी फाइनलाइज नहीं हुआ था, रितेश देशमुख के कुछ नामे आ रहे थे सामने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म रुक गई। एक और फिल्म के लिए भी गुल्लूदाना ने बताया था कि भाई हिंदी की एक और फिल्म भी ऑफर हुई थी। अगर काश ये फिल्में ये एक्टर्स को मिल जाती
तो दरवाजे खुल जाते और फिर हम लोग भी उसमें दाखिल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि भाई इंडस्ट्री से कोई ना कोई अगर हो तो बात जम सकती थी। सर क्या हैदराबादी फिल्में और कॉमेडी ग्लोबल लेवल पर लोगों से कनेक्ट करती है सर? बिल्कुल। देखिए, जहां जहां हैदराबादी है वहां पर तो भाई हम जहां भी जाते हैं, अब देखिए शोज हमको जो मिलते हैं खास तौर पर गल्फ में, तो जहां हैदराबादी कम्युनिटी के लोग हैं वो लोग ही हमें याद करते हैं, क्योंकि हमने हैदराबादी फिल्मों के लिए भी काम किया, यूट्यूब चैनल्स में भी काम करते हैं, फिर स्टैंड अप कॉमेडी भी करते हैं। तो यही वजह है कि लोग हमको बुलाते हैं, वहाँ पर भी कम्युनिटी बेसिस बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। तो 100% ग्लोबली तौर पर हैदराबादी लैंग्वेज को काफ़ी पसंद किया जाता है। और आज यूएस वगैरह में भी बहुत सारे शोज होते हैं, गल्फ में होते हैं, हर जगह होते हैं, ऐसा नहीं है जी। सर आप एक्टर भी है सर, बहुत सारे फिल्मों में काम किया है सर, और कॉमेडियन भी है सर। तो फिल्मों में काम करना सर कॉमेडी से कितना डिफरेंट होता है सर? देखिए, मैं आप लास्ट टाइम आपको अभी दौरान गुफ्तगू ये बताया था कि भाई देखिए, स्टेज एक अलग चीज़ है, फिल्म एक अलग चीज़ है। फिल्म की टेक्निक देखिए, जो आप राह पर चल रहे हैं आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं कर सकते। अगर आप स्टेज पर कर भी लेते हैं ऑडियंस को हंसाने के लिए तो चल जाता है। ये स्क्रिप्ट बेस होता है और इसका एक फॉर्मेट होता है, उसी के तहत हमको चलना पड़ता है, और ना कि आप अपना मसाला ठोस सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है, थोड़ा सा कॉमेडी के लिए आज़ादी है, क्योंकि आप कुछ पंचेस दे सकते हैं, कॉमेडी के पंचेस दे सकते हैं, तो उसको डायरेक्टर एक्सेप्ट करेगा अगर मान लो वो स्क्रिप्ट के तहत हो, वो लाइन पे जा रहा है, अदरवाइज मुश्किल है। सर और एक सवाल सर, कि अगर कॉमेडी की बात हो सर और कपिल शर्मा का नाम ना आए सर, बिल्कुल। ये थोड़ा मुश्किल लगता है सर। सही है। तो सर मेरा सवाल ये है कि कपिल शर्मा शो ने इंडियन कॉमेडी को किस तरह मुतासिर किया है सर? भाई, इंडियन कॉमेडियंस का जो लेवल था उसको कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। 100% कपिल शर्मा की शो की हम बात करें तो जो कॉमेडी का मेयार था, फिर कॉमेडी को सुनने की हम बात करें तो उसको उन्होंने वो लेवल को बहुत ऊंचाई तक ले आया है, और बहुत बड़ी बात है। कपिल शर्मा जैसा शो वाकई कॉमेडियंस के लिए बहुत ही फख्र की बात है, क्योंकि हमारी ब्रदरी का एक बंदा जिसको हमने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में सीजन 1 में तो हम थे, वो सीजन 3 के हैं शायद, आई थिंक, मैं समझता हूँ। उसके बाद फिर उनका जो ग्राफ बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, आज उनका तो लेवल काफ़ी हाई है। तो वाकई जो है मुतासिर किया क्या, मैं समझता हूँ कॉमेडी की हिस्ट्री में एक हिस्ट्री इन्होंने कायम की है, जो कोई और करना थोड़ा सा मुश्किल ही है, क्योंकि पिछले कई साल से वो हंसा भी रहे हैं, लोगों का दिल बहला रहे हैं, और बहुत ज़बरदस्त शो पेश करते हैं। तो क्या इनसे पहले भी ऐसे कोई कॉमेडियंस जी थे बिल्कुल जो... बिल्कुल। देखिए, अगर हम बात करें तो दूरदर्शन उस दौर में हुआ करता था, जसपाल भट्टी, उनका एक शो आया करता था जो महदूद दायरे में, क्योंकि वो आज जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, जिसकी वजह से भी ये शो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता जा रहा है। उस जमाने में भी बहुत सारे शोज आए, लेकिन भाई एक पर्टिकुलर ठीक ठाक चले और फिर खत्म हो गए। अब ये कंटिन्यूएशन में अगर बात करें तो भाई कपिल शर्मा ने पिछले कई सालों से ये शो को कायम किया है और एक बेहतरीन मुकाम पर ला खड़ा किया। सर आपने शुरू में ही बताया सर कि जब आप 6 या 7 साल के थे तो आपके वालिद मोहतरम गुजर गए सर। तो ऐसे हालात में सर फाइनेंशियल सपोर्ट जहाँ पे नहीं हो सर, फिर वहाँ से ऊपर उठना सर, वो कैसे पॉसिबल है सर? बहुत मुश्किल है, बल्कि हम नामुमकिन कह सकते हैं। और एक ख़ास बात बताऊंगा, आपके पास कितना भी ज़बरदस्त आर्ट हो, सब्र करना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि आपको वो मौके फराहम नहीं हो पाते हैं, आप कितने भी बड़े टैलेंटेड हो, क्योंकि सबसे पहले आपको इतना बड़ा स्टेज नहीं मिल पाएगा। शुरुआत तो छोटे से ही होती है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए
एक चीज मैं बताऊंगा कि भाई आपको इकोनॉमिकली या फिर फाइनेंशियली कुछ ना कुछ चीजें, साइड बिजनेस हो या फिर साइड में आप कुछ ना कुछ करते रहें, वो बेसिस पे आप ये फन को भी आगे ले जा सकते हैं। खाली आप सिर्फ मैं कॉमेडियन हूँ, मैं कॉमेडियन ठीक है, आपको कितने शो मिलेंगे मंथ में? शुरुआत में तो मुश्किल बहुत है। कम है सर। मैंने जिस तरह आपको बताया, आज प्लेटफॉर्म ज्यादा है सोशल मीडिया के जरिए, लेकिन उस जमाने में कुछ भी नहीं था, तो काफी स्ट्रगल के बाद ये मुकाम मिला है और काफी डिफिकल्टी भी हुई है। कई कई बार हमारे वालदा मोहतरमा के डांट डपट भी हमको सुननी पड़ी, भाई ये क्या है, ये काम छोड़ो, कुछ और काम कर लो। बहरहाल, लेकिन चलिए ठीक है, अब आ गए हैं तो सर उस टाइम पे सर स्कोप कम था सर, और प्लेटफॉर्म्स भी कम थे सर। अभी प्लेटफॉर्म भी बहुत ज्यादा है सर, ऑडियंस भी बढ़ गई है सर। फिर तो सर पहले से ज्यादा और अभी अच्छा होना चाहिए था सर। मैं मतलब ये कह रहे कि पहले स्कोप कम था तो कम हो रहा था, जैसे कॉमेडी कर रहे थे, जो भी कर रहे थे जी। लेकिन अभी अगर ऑडियंस बढ़ी है, स्कोप भी बढ़ा है, तो ये तो और अच्छा होना चाहिए था सर। माय डियर, अभी मैं आपको बताऊंगा, जैसे जैसे प्लेटफॉर्म्स बढ़े, टैलेंट भी बहुत सारे जगह का आना शुरू हो गया, बहुत सारे आर्टिस्ट भी आना शुरू हो गए। तो जितनी ऑडियंस बढ़ी है उतने आर्टिस्ट भी बढ़ गए हैं, और उनका जो टैलेंट है हिंदुस्तान भर से, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए वो भी आ गए हैं, तो सबको मौका मिल रहा है और सभी लोग हंसा रहे हैं, है ना? तो उस लिहाज से तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर आखिर आखिर में सर कुछ अगर आप एडम सुना दे तो सर मजा आ जाए। अरे आप पूछ ही नहीं रहे हैं, इसीलिए मैं सुना नहीं रहा हूँ। अभी उर्दू का जहां तक ताल्लुक है, शेरो शायरी जी सर। आपको भी दिलचस्पी होगी, तो अगर आपको हैदराबाद में शायरी पढ़ना है तो ऑटो के पीछे जबरदस्त शायरी रहती है। बला का हुस्न गजब की ब्यूटी है, बला का हुस्न गजब की ब्यूटी है, हसीनों में मर मिटना जहांगीर भाई की ड्यूटी है। मच्छर ने मुझे काटा ये उसका जुनून था, मच्छर ने मुझे काटा ये उसका जुनून था, जहां काटा वहां साला लिया, बड़ा ही सुकून था। भला उस मच्छर को मारता और मसलता कैसे, उसकी रगों में जो दौड़ता है वो मरे ही खून था। तो बहरहाल जहां तक शायरी का ताल्लुक है, शायर लोग बड़ा दिलचस्प कैरेक्टर होता है, आप जानते हैं। शायरी जो भी करते हैं, अगर आप मान लीजिए उनको कहेंगे एक आध शेर सुनाइए, वो दीवान ले लेके बैठ जाते हैं। अर्ज किया है, अर्ज किया है, पूरी शायरी सुना दे। तो बहरहाल एक शायर साहब मुशायरा पढ़ के रात देर गए लौट रहे थे, स्पेशल चेकिंग में पुलिस वाले पकड़ लिए। कौन? जी मैं शायर हूं। काय का शायर? रात के 2 बजे, बिठाओ गाड़ी में। स्पेशल चेकिंग चल रही थी, बहरहाल शायर साहब को बिठा लिए और लेके आके लॉकअप में डाल दिया गया। आप ये अपने आप को प्रूफ कर रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा शायर हूं, किस तरीके से देखिए। अर्ज किया है, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, मान लीजिए। पुलिस वाले साहब होशियार थे, उन्होंने लड़ घुमा के बोले, इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवार दर को गौर से पहचान लीजिए, दीवार दर को गौर से पहचान। रात के 3 बजे इनका नाम वाम लिख के छोड़ दिया गया। ये शायर साहब कुत्तों को देख के डरते थे। जैसे ही पुलिस स्टेशन के बाहर कदम रखे, सामने कुत्ता आया, वो कुत्ते को देख के शुरू हो गए, राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिसे डरते थे वही बात हो गई। कुत्ता इनको देख के शुरू हो गया, आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा, अरे अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा, ओ आजा, ओ आजा, ओ आजा।
कुर्ता पायजामा पूरा सदरोल, ये अपने घर पहुंचे और नॉक करे, इनकी शरीके हयात, इनकी धर्म पत्नी ये डोर ओपन करके इनको देख के शुरू हो गए, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ। शायर साहब, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। बेहतरीन है सर। अच्छा है ना? हाँ, बेहतरीन। इसके अलग पैसे लगेंगे। सर जी जी। और एक क्वेश्चन सर कि जितने भी सेलिब्रिटी होते हैं सर, सबका एक इंस्पिरेशन होता है सर। जी, बिल्कुल। तो आपका इंस्पिरेशन कौन है सर, कॉमेडी के अंदर भी और बाहर भी सर? भाई देखिए, एज ए कॉमेडियन हम बात करें तो पिछली फिल्मों को हम देखते थे, महमूद साहब, जी सर। असरानी, जॉली लिवर साहब, जो जिनको हम देख देख के आगे बढ़े हैं, और इनकी कॉमेडी, खादर खान साहब, बहुत बढ़िया। ये लोग की कॉमेडी बहुत ही ज़बरदस्त हुआ करती थी, और आज भी हम जब फिल्में देखते हैं तो वाकई। अब अगर हम हैदराबाद की बात करें तो भाई बब्बन खान साहब का सफ़र है, क्योंकि मैं बचपन में उनका प्ले अदरक के पंजे देखा करता था, उनसे भी काफ़ी इंस्पायर हुआ। और फिर जो बहुत ही मशहूर प्ले हंगामा, जो मुनव्वर अली और कमाल रज़ा साहब का, कमाल रज़ा साहब को बहुत ज़्यादा मैं फॉलो करता था। बुड्ढी की आवाज़, बड़ी बी की आवाज़ बहुत अच्छा वो इमिटेट करते थे, उनको देखता था। और दिलवंत वाले बहुत मशहूर प्ले हैदराबाद का है, उसमें हबीब खदीर साहब, हामिद कमाल साहब, सुबहानी साहब जो आज नहीं रहे, आबिद भाई, ये जितने भी हैं सीनियर्स हैं, मलिक मेहराज साहब, ये सारे लोगों को हम देखते थे और इनको हम फॉलो करते थे वाकई। और फिर बाद में हम बात करें तो हमारे साथ बहुत काफ़ी साथ रहा सैयद शहाबुद्दीन साहब, उनको भी हमने देखकर बहुत सारी चीज़ें सीखी। खादर शरीफ साहब, एक्शन किंग, जो जेम्स बॉन्ड के नाम से जाने जाते हैं, खादर शरीफ साहब सीनियर है, आज भी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको सेहत से नवाजे, बहुत ज़बरदस्त आइटम देते हैं। और हबीब खदीर साहब जो अभी फील्ड छोड़ दिए हैं, उनको भी मैं देखकर चंद चीज़ें सीखा हूँ। और शब्बीर खान साहब हैं, बहुत सारे हमारे साथी आर्टिस्ट हैं, उनको भी हम देखते हैं और कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है। तो बहरहाल सीखने से ही कुछ ना कुछ आ जाता है, लेकिन कोई उस्ताद नहीं रहे हैं। ये हम अपने बलबूते पर कॉमेडी सीखी और कॉमेडी करना शुरू किया। अभी देखिए गानों का, क्योंकि आपने आवाज़ की हमारी तारीफ की, तो जब से हमारे जहन में वही चीज़ पलने लगी। देखिए सलमान खान, उसके बहुत सारे फैंस मिलेंगे आपको। जी सर। तो सलमान खान एक पठान है, उन्होंने सोचा कि भाई शादी कर लें। तो पठान हम जानते हैं भाई, ठीक है, ये सलमान खान साहब शादी करने के लिए लड़की के घर पहुंचे, नॉक किया तो लड़की के वालदा मोहतरमा डोर ओपन करके वो बेहोश हो गई। जैसे ही होश आया, लोगों ने पूछा आप बेहोश क्यों हो गए? क्या बताऊं, 20 साल पहले ये मुझे देखने आया था। तो सलमान खान के फैन है आप, एक सलमान खान का बहुत बड़ा फैन मिला, वो बोला सब करना यार, शादी नहीं करना। क्या हुआ? वो गा के बता रहा है, बेलन से मारे वो धीरे धीरे, घायल हुआ रे मैं धीरे धीरे, बेलन से मारे वो धीरे धीरे, घायल हुआ रे मैं धीरे धीरे, मेरी कमरिया बिन हो गई, मेरी कमरिया बिन हो गई। इसी तरीके से एक शाहरुख का फैन मिला, यार सब करना, आशिकी नहीं करना, आशिकी कर भी ले तो भाई कॉफी या चाय नहीं पीना। क्या हुआ? क्या बताऊं, अरे तुम चाय लाए मुझको पिलाए, अरे तुम चाय लाए मुझको पिलाए, इसमें न जाने क्या 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 मिलाए, हाथ में मेरे पानी का लोटा है, क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ बहुत कुछ होता है, ठीक है ना? राइट।
चलिए सर और आखिरी सवाल सर बस जी। आजकल के जो कंटेंट क्रिएटर है सर, जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं सर, कॉमेडियंस हो सर या एक्टर हो सर, उसको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? भाई जितने कंटेंट क्रिएटर्स है या कॉमेडियंस है, भाई आ तो जाएं लेकिन सोर्स लेकर आए। तो आपकी ये दुकान ना भी चले तो आपका जो बिजनेस है या फिर नौकरी है या फिर सोर्स ऑफ इनकम आपका जारी रहे, तो आपका यह फन जिंदा रह सकता है। अदरवाइज होता यह है कि शौक में तो हर कोई आ जाता है, लेकिन बीच अदर लटकता रह जाएगा अगर आपको सही स्कोप नहीं, सही तौर पर उसकी पब्लिसिटी नहीं मिली, या फिर उन जो लोग कंटेंट लेकर आते हैं उनका कंटेंट नहीं चला, तो मायूसी उनके मुकद्दर बन जाती है और फिर वो परेशान होकर वापस घर लौट जाते हैं। तो मैं जितने नौजवान हैं जो लोग आना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं, जरूर आएं। भाई ये किसी के अब्बा की मीरास नहीं है, हर कोई आ सकता है, लेकिन आप में अगर कुछ कला हो, कला के साथ साथ आपका सोर्स ऑफ इनकम होना जरूरी है। माना इसमें पैसा बहुत है, अगर आप फेम हो जाएं, आपका कंटेंट चल पड़ा, तो मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि देखिए कंटेंट में अगर आपके दम है तो आप चलते हैं, लेकिन रेगुलर चलना इसकी मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता, क्योंकि देखिए हर दौर में नए नए लोग आते हैं, नए नए लोग जुड़ते हैं, तो आपका कंटेंट ये पुराना हो जाता है, तो फिर आप रिफ्रेश करना पड़ेगा, इसको फिर नए तरीके से लाना पड़ेगा। तो इसके लिए बेटर है कि आप, या अगर आप देखिए कॉलेज में हैं तो जॉब वगैरह करें, आपका ये शौक भी आप पूरा करें, और साथ साथ कुछ साइड में बिजनेस, ताकि आपका वो चलता रहे। अगर आप मान लो इसमें सक्सेस हो गए तो वो चीज को आप पीछे कर दीजिए और फिर आप ये दुकान को चलाते रहें, तो तभी आपकी जिंदगी मजे में रहेगी, वरना आप भी परेशान हो सकते हैं बहन भाइयों। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ अपने ख्यालात शेयर किए सर। बिल्कुल, बहुत ही बिल्कुल। मजा आया सर आपसे बात अरे करके। बिल्कुल बिल्कुल, आपका भी शुक्रिया कि आपने मुझे इतना बोलने का मौका दिया और इतना वक्त ले लिया बगैर पैसों के। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और Thank you so स्पेशली much, sir. थैंक्स हमारे जनाब एहतेशाम अहमद खान साहब, जो हमारे अच्छे दोस्त हैं, उनकी वजह से मैं यहाँ पर पॉडकास्ट में आया। अदरवाइज बहुत सारे चैनल्स हमें ऑफर करते हैं लेकिन हम कहीं नहीं जाते, तो हम आपके एचओडी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने आखिरकार हमें यहाँ पर इस कटहरे में ला के खड़ा कर दिया। थैंक यू वेरी मच, Thank you so much, थैंक sir. यू, शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ केबी जानी सर, जिन्होंने बहुत ही दिलचस्प बातें हमारे साथ शेयर किए। उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट बहुत ही पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर किसी नई गुफ्तगू के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।